नमस्कार बच्चों, जीडीएस कॉमर्स क्लासेस से मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। आज के नए क्लास में हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। पिछले क्लासेस में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में सीखा था और आज के इस क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में सीखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। डबल कॉलम कैश बुक, जिसको हम बैंक कॉलम कैश बुक या कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक विथ डबल कॉलम। कैश बुक विथ डबल कॉलम, जिसको हम बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। अब पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैश बुक में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ भी कैश के ट्रांजैक्शन को सेम उसी प्रोसेस से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें बस बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का काम बढ़ जाएगा। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कैश के साथ साथ बैंक से भी अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। बैंक में उनका करेंट अकाउंट होता है और उस करेंट अकाउंट के माध्यम से वो अनेकों प्रकार के ट्रांजैक्शंस करते हैं और उन्हें अपने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक में एक कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में बैंक से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रूल्स क्या है, किस तरीके से किया जाएगा, आइए इसको एक लाइन में समझते हैं। बैंक की अगर बात की जाए तो बैंक हमारा कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो बैंक अगर देखा जाए तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला है उसको डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। बैंक के कंडीशन में इसको देखते हैं तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे। डेबिट व्हेन बैंक रिसीव्ड, डेबिट व्हेन बैंक रिसीव्ड, जब बैंक रिसीव्ड करता है तो उसको हमें क्या करना है? डेबिट करना है। बैंक कब रिसीव करेगा? जब हम कैश बैंक में जमा करेंगे, जब हम अपना चेक बैंक में जमा करेंगे, जब किसी और का पाया हुआ चेक हम बैंक में जमा करेंगे, जब कोई कस्टमर डायरेक्टली ले जाकर के बैंक में जमा कर दे हमारे अकाउंट में, तो इस कंडीशन में बैंक क्या करता है? रिसीव करता है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। दूसरा क्रेडिट द गिवर, इसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ते हैं। क्रेडिट व्हेन बैंक गिवर, यानी जब बैंक देने वाला हो तो बैंक को क्या करना है? क्रेडिट करना है। बैंक देने वाला कब होगा? जब हमने किसी को चेक से पेमेंट किया तो उसका पेमेंट बैंक करेगा। हम एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर चेक से कर रहे हैं तो उसका पेमेंट बैंक करेगा। बैंक से अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए चाहे पर्सनल यूज के लिए, तब बैंक गिवर होगा।
तो ऐसे कंडीशंस में हमें बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सीधे सीधे आप ये ध्यान में रखिए कि अगर पैसा बैंक में जमा हो रहा है या कोई भी अमाउंट अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और कोई भी अमाउंट अगर हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं चाहे कैश में चाहे बाई चेक तो उसे हमें क्रेडिट में दिखाना है। क्लियर है? अब कैश का रूल तो वही होगा, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। एक लाइन इसको ध्यान में रखना है, और दूसरा बैंक के बारे में कि बैंक में जब हम जमा करते हैं तो डेबिट और बैंक से जब हम निकालते हैं तो क्रेडिट। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम आसानी से डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज और उसमें आती है जिसको हम कहते हैं कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री, कंट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसी एंट्री जिसको हम दोनों साइड में दिखाते हैं, यानी कैश में भी दिखाते हैं बैंक में भी दिखाते हैं। तो कंट्रा एंट्री में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है। तो कंट्रा एंट्री के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि दो कंडीशन में कंट्रा एंट्री बनती है। दो कंडीशन ऐसे हैं जिनमें हम कंट्रा एंट्री बनाते हैं। पहला, when cash deposit into बैंक, जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और दूसरा है when cash withdraw from बैंक फॉर ऑफिस यूज। when cash withdraw from बैंक फॉर ऑफिस यूज, जब हम ऑफिस यूज के लिए बैंक से कैश विथड्रॉ करते हैं तब। तो दिमाग में रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे, दो कंडीशन ऐसी है जिसमें हम कंट्रा एंट्री बनाते हैं। पहली कंडीशन हमारी है व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम कैश बैंक में जमा करते हैं, और दूसरी कंडीशन हमारी होती है व्हेन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये कंट्रा एंट्री होती है, बाकी और किसी कंडीशन में कंट्रा एंट्री नहीं बनती है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से बैंक कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। आइए फॉर्मेट देखते हैं इसका। ऊपर हम यहाँ कैश बुक की हेडिंग डालेंगे। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही होगा, बस इसमें केवल ये बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा। अमाउंट्स के दो कॉलम हम बनाएंगे। ये हमारा होगा डेट का, ये होगा पार्टिकुलर्स का, ये एलएफ का, ये अमाउंट का होगा जिसमें कैश ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, और ये बैंक का कॉलम होगा जिसमें बैंक ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। सेम इधर भी डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और बैंक का। दो तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। बैंक में आपको दिया रहेगा बैलेंस, इधर कैश का 10,000 और बैंक का 5,000। इस तरीके से अगर क्वेश्चन गिवन है तो बैलेंस है तो बैलेंस हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे ये बैलेंस बीडी हमारा होता है, बैलेंस बीडी, अमाउंट का 10,000 और बैंक का 5,000। बैलेंस बीडी ये कई बार लिखेंगे और अमाउंट दोनों में शो कर देंगे। ठीक है। कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट देता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दिया हुआ है तो बैंक का बैलेंस इधर ना लिख करके तब हम इसको इधर लिखेंगे
बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ अमाउंट में दिखाएंगे 5000। ठीक है, यानी बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यानी बैलेंस हो सकता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है। अगर बैलेंस दिया हुआ तो उसको हम डेबिट साइड में बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे, और ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके बैंक वाले कॉलम में अमाउंट को दिखाएंगे। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिखते हैं और उसको हम करके दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे गुड्स परचेज फॉर 1000 रुपीज। गुड्स परचेज किया 1000 रुपीज का, 1000 रुपए को का हमने परचेजिंग किया। अब 1000 रुपए परचेज किया का मतलब कि गुड्स कम इन कैश गोज आउट, यानी कि माल हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो हमने बताया था कैश बुक में कि कैश अगर जा रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट में करेंगे। कहाँ जा रहा है? परचेज में। हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट और अमाउंट में दिखाएंगे 1000। उसी तरीके से अगर दिया हुआ है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट बाय चेक 500 रुपीज। गुड्स परचेज किया और इसका पेमेंट हमने कैसे किया? चेक से किया। तो चेक से किया का मतलब पेमेंट कौन देगा? बैंक। गिवर कौन होगा? बैंक। तो क्रेडिट द गिवर, यानी बैंक में अगर बैंक गिवर है, बैंक देने वाला है, तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तब हम यहां लिखेंगे, फिर अगला ट्रांजेक्शन होगा बाई परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट हम दिखाएंगे कहां? बैंक वाले कॉलम में। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं गुड सोल्ड। गुड सोल्ड 5000 रुपीज। 5000 का सेल हमने किया, तो सेल करने पे कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में। कहां से आ रहा है? सेल से आ रहा है, तो हम यहां दिखाएंगे टू सेल्स अकाउंट, और कितना आ रहा है? 5000। इसी तरीके से गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 1000। अगर केवल इतना दिया हुआ है गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, गुड हमने सेल किया और पेमेंट में चेक रिसीव्ड किया, तो चेक रिसीव्ड किया तो चेक अभी हमारे पास ही है, हमने बैंक में नहीं डिपॉजिट किया है। जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। एक चेक इन हैंड होता है जो हम जनरल प्रॉपर में शो करते हैं। अगर यहाँ पे दिया हो कि गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 1000, चेक सेंट टू बैंक सेम डे, फिर आगे यहाँ लिखा रहा है चेक सेंट टू बैंक ऑन सेम डे, यानी चेक को हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे, डिपॉजिट कर दिया यानी बैंक में जा रहा है, बैंक रिसीवर हो गया, तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, और बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में अमाउंट दिखाएंगे 1000। इसी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम शो करेंगे। कुछ और ट्रांजेक्शन हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ कंट्रा एंट्री के बारे में जिक्र किया था, तो कंट्रा एंट्री हम लेते हैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5000 रुपीज। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक
5,000 हमने बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया। अब यहाँ देखिए दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और बैंक पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जब हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो एक तो बैंक रिसीवर हो गया, बैंक रिसीवर हो गया, बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट में हमारा पैसा जमा हो रहा है। तो हम यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे क्या जमा कर रहे हैं, कैश, कैश अकाउंट कितना जमा कर रहे हैं 5,000। और दूसरी तरफ जब हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो 5,000 हमारे पास से जा भी रहा है, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। तो हमने बताया था कि जब कैश जाता है तो कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। कहाँ जा रहा है, बैंक में। हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में 5,000। अब ये देखिए दोनों साइड में इसका पोस्टिंग हुआ, डेबिट में टू कैश करके बैंक में दिखाया और क्रेडिट में बाई बैंक करके कैश में दिखाया। ये हमारी बन गई कंट्रा एंट्री। एलएफ वाले कॉलम में हम यहाँ पे सी का सिंबल बना देते हैं ताकि ये क्लियर हो, दैट इज कंट्रा एंट्री। फिर इसके बाद एक और हम लेते हैं कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 1,000 रुपीज। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक या कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज, इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन है जो ऑफिस यूज के लिए विथड्रॉ किया गया हो, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने कैश विथड्रॉ किया कहां से, बैंक से। तो बैंक से लिया पैसा यानी बैंक गिवर हो गया। जब बैंक गिवर हो गया तो हमें क्या करना है, गिवर है तो क्या दिखाना है, क्रेडिट साइड में। हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश, कहां से ले रहे हैं, बैंक से। कितना ले रहे हैं, 1,000। और दूसरी तरफ जब हम ये पैसा बैंक से निकाल करके ले आते हैं तो हमारे पास कैश आता भी है, कैश कम इन, कैश आता है। जब कैश आता है तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, हम यहाँ दिखाएंगे टू बैंक और अमाउंट वाले कॉलम में 1,000। ये भी कंट्रा एंट्री होगी, इसके सामने भी इस तरीके का सी का मार्क्स बना देंगे, सिंबल बना देंगे, ठीक है। उसी तरीके से कुछ स्पेशल देखते हैं, जैसे रेंट पेड 100 रुपीज, 100 रुपए का रेंट पे किया, कैश जा रहा है, तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में बाई रेंट अकाउंट, कितना जा रहा है 100। उसी तरीके से सैलरी पेड बाई चेक 200 रुपीज, सैलरी पेड बाई चेक 200 रुपीज, 200 रुपए सैलरी का पेमेंट हमने किया, किससे, चेक से किया। अब चेक से पेमेंट किया तो पेमेंट गिवर कौन होगा, पेमेंट देने वाला कौन होगा, बैंक होगा। तो हम यहाँ दिखाएंगे बाई एक्सपेंसेस का नाम, सैलरी अकाउंट और अमाउंट हम दिखाएंगे बैंक में। इस तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम सारे ट्रांजेक्शन कर लेंगे। बैलेंस करने का रूल बिल्कुल उसी तरीके से है, देख लेंगे कि साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, उधर से हम बैलेंस करेंगे। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट का ज्यादा होता है, लेकिन बैंक में आपको ध्यान देना पड़ेगा, बैंक डेबिट का भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट का भी ज्यादा हो सकता है। ओवरड्राफ्ट को लेकर के हमने क्वेश्चन को समझाया था आपको। तो पहले हम अमाउंट वाले कॉलम को टोटल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16,000, यही 16,000 हम यहाँ भी लिखेंगे और ये तीनों अमाउंट प्लस करके इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, 9 1 10 7। इसके बाद बैंक का देखेंगे तो बैंक का अमाउंट अभी भी क्रेडिट साइड में ज्यादा है, यानी कि ओवरड्राफ्ट अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो हम इधर टोटल करेंगे, उसका बैलेंस हम यहाँ दिखाएंगे और इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये बचेगा 700। अब ये इधर आया तो हम इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और ये इधर आया तो इसको इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD। नेक्स्ट मंथ में जब हम ट्रांसफर करेंगे
तो ये डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाई बैलेंस बीडी 9000, सॉरी बैंक का है 700, और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी अमाउंट में 9900। इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करेंगे। उम्मीद है कि काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, काफी कुछ सीखने को मिला इससे, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।